हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग दृष्टि साइंस बुक का दोस्तों बायोलॉजी पार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 का वीडियो होगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बिहार दरोगा, बीपीएससी और अदर्स जितना भी कॉम्पिटिशन है दोस्तों, सभी रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, सभी में दोस्तों साइंस का बहुत महत्व बढ़ गया है दोस्तों। आज के कमीशन के मुताबिक दोस्तों हर एक एग्जाम में आपका साइंस का वैल्यूशन बढ़ गया दोस्तों। इसलिए हम पहले बायोलॉजी साइंस को ही कंप्लीट करवा रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। पहले चैप्टर स्टार्ट किया गया बायोलॉजी दोस्तों, बायोलॉजी के बाद फिर फिजिक्स किया जाएगा, फिर दोस्तों आपका केमिस्ट्री किया जाएगा, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा दोस्तों। आप लोग अकबकाइएगा नहीं, आराम से इसको इस सीरीज में भाग लिए। थ्योरी पार्ट है दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव है, थ्योरी का है दोस्तों। आप लोग जरूर देखिए दोस्तों। 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिया गया बायोलॉजी का। आज तीसरा पार्ट है दोस्तों मानव शरीर तंत्र दोस्तों। मानव शरीर का तंत्र जो है दोस्तों 2 पार्ट में आएगा। आप लोग इसको जरूर देखिए दोस्तों। और लाइव में जुड़ना रहे दोस्तों, तो आप 7 बजे शाम में दौड़िए। उसमें भी साइंस ही करवाया जा रहा है दोस्तों। एएलपी के लिए साइंस उसमें करवाया जा रहा है। आप लोग लाइव 7:30 बजे जरूर जुड़िए। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों RH माइनस और RH माइनस में हो जाएगा। RH माइनस समान नॉर्मल ही रहेगा। RH प्लस और RH माइनस अगर होगा तो बच्चा में दोस्तों RH प्लस में शिशु में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने का खतरा होगा साथियों। लसिका लिम्फोसाइट दोस्तों लसिका रुधिर वाहिनियों तथा उत्तक के मध्य खाली स्थानों में एक रंगीन स्वच्छ तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। रुधिर प्लाज्मा रुधिर कोशिका की पतली दीवार से छनकर उत्तक कोशिका के संपर्क में आ जाता है। इस छने हुए द्रव को लसिका या उत्तक द्रव कहते हैं। लसिका में लाल रुधिर कणिका आरबीसी नहीं पाई जाती है। इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती है साथियों। इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें CO2 तथा उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। चलिए देखिए लसिका के कार्य, फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। यह कोशिका उत्तकों से CO2 एवं अन्य हानिकारक पदार्थों लेकर रुधिर तक पहुंचता है दोस्तों। कोशिकाओं तक पोषक तत्वों जैसे गैसों, हार्मोन्स तथा एंजाइम्स आदि को पहुंचाने का कार्य करता है। लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, जो जीवाणुओं का भक्षण करती है साथियों। यह कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में सहायक है। मनुष्य में शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रभावित होते हैं। मनुष्य में दोहरा रुधिर परिवहन पथ पाया जाता है। साथियों देखिए उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटोरी सिस्टम। मानव के उत्सर्जी तंत्र का मुख्य कार्य अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे वृक्क होते हैं, आपका फेफड़ा होता है, लंग्स जिसे बोलते हैं, फिर त्वचा स्किन, फिर यकृत लीवर हो गया, बड़ी आंत हो गया साथियों, लार्ज इंटेस्टाइन। मनुष्य के मूत्राशय तंत्र में यूरिनरी सिस्टम, एक जोड़ी वृक्क, किडनी, एक जोड़ी मूत्र नलिका एवं मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है साथियों। वृक्क, किडनी। मनुष्य में वृक्क सेम के बीज, मनुष्य में वृक्क कैसा होता है? सेम के बीज की आकृति से गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। गहरे भूरे लाल रंग की होते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। कितना का नलिकाएं पाई जाती है साथियों? प्रत्येक वृक्क में 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबी व कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। इन्हें विक्राणु नेफ्रॉन कहते हैं साथियों। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह वृक्क गुर्दे की, चलिए हम लोग नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निस्यंदन इकाई भी कहलाता है। वृक्क के दो मुख्य कार्य उत्सर्जन एवं प्रसारण नियमन है दोस्तों। क्या है? उत्सर्जन एवं प्रसारण नियमन। देखिए ये हो गया दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि, ये हो गया रीनल ग्रंथि, रीनल धमनी, ये हो गया रीनल शिरा, ये हो गया दोस्तों किडनी। चलिए इसको देखिए दोस्तों, पक्ष महाशिरा हो गया, ये ब्लू जैसा जो दिखता है। इंफेरियर वेन कावा हो गया, ये दोस्तों फेलिबस हो गया दोस्तों। ये मेडुला हो गया दोस्तों। क्या हुआ? मेडुला। ये कार्टेक्स हो गया दोस्तों। क्या हो गया? कार्टेक्स। इसको देखिए तो पृष्ठीय महाधमनी, ये क्या है? पृष्ठीय महाधमनी, ये मूत्र वाहिनियां है दोस्तों।
ये दोस्तों मूत्राशय है, यूनिवरी ब्लडर है मूत्राशय, ये मूत्रांध्र है दोस्तों। मानव उत्सर्जन तंत्र देख लिए। चलिए, यूरिक में पथरी यानी किडनी स्टोन, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। मूत्र के स्रावन को डायूरेटिक औषधि के द्वारा बढ़ाया जाता है। मूत्र के स्रावन को कैसे बढ़ाया जाता है? उसमें डायूरेटिक स्रावन द्वारा बढ़ाया जाता है। उत्सर्जन देखिए दोस्तों, उत्सर्जन वृक्क यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। यूरिया आदि उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए वृक्क मुख्य अंग है। वृक्क ही मुख्य अंग है। यह रक्त को शुद्धिकरण करता है। क्या करता है? रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है साथियों। इसका हल्का पीला रंग क्या होता है? यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। मूत्र का सामान्य घटक जल, लवण और यूरिया और यूरिक अम्ल है। कीटोन और एल्बुमिन और सामान्य घटक हैं। प्रासरण नियमन, ऑस्मोरेगुलेशन, शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण विक्रों का एक महत्वपूर्ण कार्य साथियों। मनुष्य में अनुसर्जित अंग होते हैं। मनुष्य एवं सभी कशेरुकी प्राणियों में वृक्कों के अलावा अन्य अंग भी उत्सर्जन में मदद करते हैं, जैसे यकृत, त्वचा और फेफड़े आदि। यकृत, लीवर देखिए दोस्तों, यदि विशेष एंजाइमों की सहायता से आवश्यकता से अधिक अमोनिया NH3 को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जो अमोनिया से कम हानिकारक होता है। यकृत में मृतक RBCs के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण पीत वर्णक बाइल पिगमेंट का निर्माण होता है। पीत वर्णक पीतरस के साथ आंत्र में पहुंचकर विष्ठा के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। त्वचा, स्किन देखिए साथियों, त्वचा की सफेद ग्रंथियां रुधिर से जल और लवण एवं यूरिया लेकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। क्या फिर से देखिए दोस्तों, स्किन जो है, त्वचा की सफेद ग्रंथियां रुधिर से जल, लवण एवं यूरिया लेकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। साथ ही तेलीय ग्रंथियां से स्रावित सीबम भी अनेक उत्सर्जित पदार्थों से बाहर निकलता है। फेफड़े के बारे में, लंग्स के बारे में देखिए साथियों, फेफड़ा श्वसन क्रिया के अंतर्गत श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में रुधिर में घुली CO2 का उत्सर्जन करते हैं। साथ ही यह जलवाष्प का भी उत्सर्जन होता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय तंत्रिका तंत्र कहलाता है तथा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा किया जाता है साथियों। किसके द्वारा किया जाता है? अंतःस्रावी तंत्र द्वारा किया जाता है। और देखिए साथियों, मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र साथियों। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर की विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। मस्तिष्क हमारे शरीर के केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह शरीर को संतुलन और तापमान और नियंत्रण और भूख एवं प्यास प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, जैसे वृक्क, हृदय और फेफड़े, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य एवं मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह दो भागों से मिलकर बना है साथियों। जैसे दो भाग कौन कौन है? मस्तिष्क है और मेरुरज्जु है दोस्तों। चलिए, ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ब्रेन, मस्तिष्क देखिए साथियों, मस्तिष्क में क्या क्या होता है, क्या कैसे सब चीज देखते हैं इसको। देखिए, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार का लगभग 3 पाउंड या 1300 से 1400 ग्राम होता है। एक वयस्क मनुष्य का मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है दोस्तों? 1300 से 1400 ग्राम होता है तथा यह उसके संपूर्ण भार का लगभग 2% होता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क साथियों। पश्च मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क देखिए दोस्तों, फोर्स ब्रेन, यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनता है। यह 2 भागों में बटा होता है। पहला सेरिबेलम,
दूसरा डायएनसिफेलोन दोस्तों, डायएनसिफेलोन दोस्तों। सेरिब्रम या परमस्तिष्क, देखिए दोस्तों, सेरिब्रम या परमस्तिष्क या दो गोलार्धों का बना होता है। क्या होता है? यह दो गोलार्धों का बना होता है, जिन्हें सेरिब्रम अर्धगोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम अर्धगोलार्ध कहते हैं। सेरिब्रम में देखने, स्पर्श करने और सूंघने के अलग अलग केंद्र होते हैं। यह मनुष्य की चेतना, तर्क और स्मरण क्षमता है तथा बुद्धि का भी केंद्र होता है। इसके अधिक विकसित होने पर मनुष्य अधिक बुद्धिमान होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए मेनिनजिस किस तरह होता है? देखिए, इसको कहते हैं मेनिनजिस और कॉर्पस कैलोसम, इसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं दोस्तों। और थैलमस, देखिए किसे कहते हैं? थैलमस बीच वाला भाग को क्या कहते हैं साथियों? थैलमस कहते हैं। डायएनसिफिलोन क्या किसे कहते हैं? आप लोग देखिए, डायएनसिफिलोन दोस्तों, बीच के किनारे वाला भाग को डायसिफिलोन कहते हैं। सॉरी दोस्तों, डायसिफिलोन नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड किसे कहते हैं दोस्तों? ये वाला भाग को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। देखिए ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम कौन कौन सा है दोस्तों? देखिए मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन हो गया। फिर ये दोस्तों पोन्स हो गया, और ये मेडुला ओब्लांगेटा हो गया दोस्तों। नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं। मेरुरज्जु, देखिए दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड, नीचे के सबसे निचली भाग को मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और सेरिबेलम, देखिए दोस्तों, इस तरह गुद्दी जो होता है वो सेरिबेलम होता है दोस्तों। और ऊपर जो सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है दोस्तों, सेरिब्रम भी, इसे भी कहते हैं खोपड़ी अस्किल दोस्तों। ये सबसे ऊपरी होता जो होता है हार्ड वाला दोस्तों, इसे खोपड़ी कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट मानव मस्तिष्क संरचना के बाद नीचे देखते हैं दोस्तों। डायएनसिफिलोन, डायएनसिफिलोन क्या होता है इसे पढ़ते हैं। इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि तथा पिनियल कार्य, पिट्यूटरी ग्रंथि तथा पिनियल कार्य जुड़ा होता है दोस्तों। थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस इसी भाग के हैं दोस्तों। चलिए देखिए, थैलेमस डायएनसिफिलोन का उत्तरी भाग थैलेमस कहलाता है। इसी भाग को पिनियल ग्रैंड जुड़ी होती है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्राव करती है, जो नींद के लिए उत्तरदायी होता है। थैलेमस घ्राण संवेदनाओं के अतिरिक्त शरीर के समता भागों से सीधे या सुपुष्ण के माध्यम से तथा मस्तिष्क के विविध भागों से संवेदी प्रेरणाओं का ग्रहण करता है। इन संवेदी सूचनाओं को श्रवण और स्वाद और दृष्टि और दबाव आदि की सूचनाएं होती है साथियों। थैलेमस के कुछ केंद्रकों की भूमिका स्मृति और भावुकता तथा बोध ज्ञान होती है। देखिए साथियों, हाइपोथैलेमस है डायएनसिफिलोन का निचला भाग। क्या है? डायएनसिफिलोन का निचला भाग हाइपोथैलेमस कहलाता है। यह शरीर के अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है तथा समस्थितिकता में इसका बहुत महत्व होता है। इसकी तंत्रिका स्रावी कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि की श्रवण क्रिया को नियंत्रित करता है। देखिए दोस्तों, इसमें भूख, प्यास और परितृप्ति के केंद्र होते हैं। शरीर का ताप, रक्तचाप, निद्रा और प्रजनन क्षमता, हृदय की धड़कन आदि भी इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मध्य मस्तिष्क दोस्तों, मिड ब्रेन। यह भी दो भागों में बना होता है। सेरिब्रल पिंडकल दोस्तों, यह मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग है। यह तंतुओं का बना होता है। क्वाड्रिजेमिना यह मध्य मस्तिष्क का पश्चभाग है। यह 4 ठोस पिंडों का बना होता है। यह दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है और इसमें दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर नेत्रों को जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
तो देखिए नेक्स्ट में है मध्य मस्तिष्क का कार्य दृष्टि, श्रवण और प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करना दोस्तों। पश्च मस्तिष्क हिड ब्रेन दोस्तों, यह सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा का बना होता है। किसका बना होता है पश्च मस्तिष्क दोस्तों? सेरिबेलम और ओब्लांगेटा का बना होता है। सेरिबेलम के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। यह मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का कौन सा बड़ा भाग है दोस्तों? दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम है साथियों। चलिए, यह बड़ी ठोस और जटिल संरचना होती है तथा सेरिब्रम के ठीक नीचे पश्च भाग में मिलता है। सेरिब्रम कहाँ मिलता है दोस्तों? सेरिब्रम ठीक नीचे पश्च भाग में मिलता है। यह गति नियंत्रण और समन्वय, शरीर की संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का निगमन करता है। गति और नियंत्रण और समन्वय शरीर की संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का निगमन करता है। चलिए मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। मेडुला ओब्लांगेटा दोस्तों, देखिए मेडुला ओब्लांगेटा क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग, कैसा भाग है? त्रिभुजाकार भाग होता है दोस्तों। यह भोजन को निगलने एवं उल्टी जैसे क्रियाओं का केंद्र है। भोजन को निगलने एवं उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र है। इसके अलावा यह शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र भी है। इसके अलावा क्या है दोस्तों? शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का भी केंद्र है, जैसे हृदय स्पंदन की दर, श्वसन इत्यादि दोस्तों। बीबीआई पॉइंट है ये सब साथियों, ये भी बीबीआई है साथियों। मेरुरज्जु के बारे में देखिए, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। मेडुला ओब्लांगेटा के महारंध्र से निकलकर तंत्रिका नाल से होते हुए अंत तक फैला रहता है, जिसे रीढ़ रज्जु या मेरुरज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रीढ़ रज्जु या मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु का कार्य देखिए दोस्तों, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्य केंद्र है। क्या है दोस्तों? यह प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्य केंद्र है। दूसरा देखिए दोस्तों, यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र देखिए दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी और एवं क्रियात्मक भागों, विभिन्न अंगों और पेशियों आदि से जोड़ने वाली धागे नुमा तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका तंत्र एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से बना है। कोसेरकु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड 31 से यही जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होती है साथियों। कायिक तंत्रिका तंत्र देखिए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक एवं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के ऐच्छिक अंगों एवं चिकनी पेशियों में पहुंचता है। चलिए साथियों, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम देखिए, विभिन्न प्रकार के ऐच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। इस तंत्र की तंत्रिकाएं उन अंगों के कार्य पर नियंत्रित करती है जो हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करते, जैसे श्वसन, हृदय की धड़कन, पाचन आदि। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। पहला अनुकंपी, 10 परानुकंपी दोस्तों, और तीसरा है तंत्रिका तंत्र। दोनों तंत्र केंद्रीय तथा परिधीय तंत्रों से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्रों द्वारा ही होता है साथियों। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। देखिए इस दोनों का कार्य क्या है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में दोस्तों यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। क्या करता है? हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। और परानुकंपी में दोस्तों यह हृदय स्पंदन को घटाता है। तीसरा देखिए, यह श्वसन की दर को बढ़ाता है। फिर चौथा देखिए, यह श्वसन दर को कम करता है। दोस्तों परानुकंपी। अनुकंपी में बढ़ाता है।
अनुकंपी में देखिए दोस्तों, यह रक्त दाब को बढ़ाता है और प्रानुकंपी में यह पाचन ग्रंथियों के स्रवण को बढ़ाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऊपर की ओर बढ़ते हैं। प्रवृत्ति क्रियाएं, यानी दोस्तों प्रवृत्ति क्रिया में रिफ्लेक्स एक्शन, मुख्यतः मस्तिष्क में ही ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त उद्दीपनों का विश्लेषण होता है। पर मस्तिष्क से नियंत्रित क्रियाओं को ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, परंतु बाह्य उद्दीपनों के प्रति बहुत सी क्रियाएं मस्तिष्क के सहयोग के बिना भी होता है। ये क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं होती है साथियों, एवं इनका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है। मस्तिष्क का इन क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण देखिए, यदि अनजाने में आपका हाथ किसी गर्म चीज को छू जाता है तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं। इस प्रकार की सभी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र देखिए। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र की शरीर की गति को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह अस्थियों उपास्थियों को ढांचा होता है। कंकाल तंत्र के मुख्यतः दो भाग होते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र साथियों। चलिए देखिए, बाह्य कंकाल तंत्र जो होते हैं, एक्सोस्केलेटल सिस्टम जो होते हैं हमारे दोस्तों, इसमें हमारा बाल और नाखून आते हैं। क्या क्या आते हैं? बाल और नाखून आते हैं। नाखून का अगला हिस्सा ही मृत कोशिकाओं से बने रहते हैं। इसमें रक्त संचरण नहीं होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अंतः कंकाल तंत्र, इंडोस्केलेटल सिस्टम, इसमें हमारे शरीर के भीतर का अस्थिपंजर आता है। इसमें हमारे शरीर का क्या आता है दोस्तों? अस्थिपंजर आता है। अंतः कंकाल तंत्र यह अस्थि एवं उपास्थि का बना होता है। अस्थि और उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। मनुष्य का कंकाल तंत्र 206 अस्थियों, बोन्स एवं कुछ उपास्थियों कार्टिलेज का बना होता है। चलिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अस्थि देखिए, अस्थि बोन, वैक्स मनुष्यों में 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां होती थी। और दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट अस्थि का महत्वपूर्ण अवयव होता है। यह मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन अस्थि का लगभग 33% बनाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, और हम लोग उम्र बढ़ने के साथ अस्थि में प्रोटीन की मात्रा कम होती जाती है, जो इसे अधिक भंगुर ब्रिटल बनाती है। लंबी एवं मोटी अस्थियों के बीच में एक खोखली गुहा हेलो कैविटी भी पाई जाती है, जिसे मज्जा गुहा कहते हैं, मेरो कैविटी कहते हैं साथियों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जाता है इस गुहा में एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे अस्थि मज्जा बोन मेरो भी इसे कहा जाता है दोस्तों। अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अब बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स व वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी रोग उत्पन्न होता है दोस्तों। ऑस्टियोमाइलाइटिस अस्थियों में होने वाला दर्द युक्त जीवाणु संक्रमण होता है, जो स्टेफिलोकोकस नामक जीवाणु द्वारा होता है दोस्तों। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि फीमर जांघ की अस्थि तथा सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स यानी कान की हड्डी होती है दोस्तों। अस्थि से अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं साथियों। बीबीआई पॉइंट ये सब साथियों। अस्थि से अस्थि जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं साथियों। ये सब दिमाग में फिट रखिएगा, क्योंकि बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। जानू फलक, जिसका दूसरा नाम जानविक पटेला भी है दोस्तों, प्रत्येक घुटने पर सामने की ओर स्थित एक छोटी त्रिकोणीय हड्डी होती है। इसे नी कैप भी कहते हैं। यह घुटने की संधि की सुरक्षा करती है एवं उसे मोड़ने में सहायता करती है। ऐसी हड्डी
सिस्मोइड सिस्माइड हड्डी कहलाती है। पटेला सबसे बड़ी सिस्माइड हड्डी है दोस्तों। महारंध्र द्वारक कपाल में होता है। मानव कंकाल के भाग देखिए। अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, 80 अस्थियां इसमें पाया जाता है दोस्तों अक्षीय कंकाल में। उपांगीय कंकाल दोस्तों एपेंडिकुलर स्केलेटन में इसमें 126 अस्थियां पाए जाते हैं, यानी कुल दोस्तों 206 अस्थियां पाए जाते हैं। मानव कंकाल में दो भाग है, वो अक्षीय कंकाल, एक उपांगीय कंकाल। एगो में 80, एगो में 126 हड्डी पाया जाता है साथियों। चलिए अक्षीय कंकाल के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। अक्षीय कंकाल में दोस्तों साथियों मानव खोपड़ी की हड्डी स्कूल आता है, अकोसेरुकोदंड, वेट्रेबल कोलम 26 अस्थियां होता है इसमें। उरु अस्थि, अस्टर्नम दोस्तों 1 अस्थि, और पसलियां रिब से 24 अस्थियां होता है दोस्तों। चलिए देखिए 22 अस्थियों के अलावा एक अन्य अस्थि होइड एवं मध्य कान की 3 जोड़ी अस्थियां यथा कि मेलियस, इनकस, स्टेप्स भी खोपड़ी के ही भाग है, यानी कुल 29 अस्थियां माने जाते हैं हमारे खोपड़ी में दोस्तों। चलिए 26 अस्थियां जो आया है कोसेरुकोदंड में दोस्तों, उसको देखिए। गर्दन में मेरा क्रेविकल में दोस्तों कितना हड्डी होता है? 7 दोस्तों। वक्ष में अपना कितना हड्डी होता है? 12 दोस्तों साथियों। अक्कटी में दोस्तों कितना हड्डी होता है? 5 अस्थि। और सेक्रम में दोस्तों 1 अस्थि। और पूंछ में दोस्तों 1 अस्थि होता है दोस्तों। चलिए उपांगीय कंकाल, मेखला और पाद दोस्तों लिप्स, इसमें 6 अस्थियां होता है और इसमें 120 अस्थियां दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मेखला ग्रेडाइल्स और 6 अस्थियां देखिए दोस्तों। अंश मेखला, पेक्टोरियल ग्रीडियल 2 गुना 2 4 अस्थियां होता है दोस्तों। अस्थिनील मेखला में 2 अस्थियां इसमें भी होता है दोस्तों। स्केपुला 1 अस्थि होता है, कुल 1 अस्थि देखिए। इलियम हो गया, फ्यूबियस हो गया, इस्चियम हो गया। क्लेविकल में 1 अस्थि होता है। क्लेविकल में कितना अस्थि है दोस्तों? 1 अस्थि है। इन दोनों को मिलाकर प्रत्येक अर्धभाग में 32 अस्थियां अर्थात कुल 64 अस्थियां होता है साथियों। देखिए इन दोनों को मिलाकर प्रत्येक अर्धभाग में 31 अस्थियां अर्थात 62 अस्थियां होती है। विपाद लिप्स देखिए उसमें 60 गुना 2 120 अस्थियां हैं। अग्रपाद देखिए 4 लिप्स, इसमें 60 अस्थियां पाया जाता है। अग्रपाद दोस्तों अब पश्चपाद में भी दोस्तों 60 अस्थियां पाया जाता है। हिंड लिम्ब जिसे बोलते हैं। ह्यूमरस में 1 अस्थि होता है दोस्तों। रेडियस में भी 1 अस्थि और अल्ना में दोस्तों भी 1 अस्थि। हस्त में दोस्तों 27 अस्थियां। देखिए कलाई में 8 अस्थि आपका पाया जाता है। हथेली में आपका 5 अस्थि। मेटाकार्पल जिसे बोलते हैं उसमें 5 अस्थि होता है दोस्तों। और कार्पल्स में कलाई में 8 अस्थि। अंगुलियां फ्लेंजिबल में दोस्तों 14 अस्थियां पाया जाता है। चलिए हम लोग पश्चपाद की ओर बढ़ते हैं। फीमर और फिबुला और पैर दोस्तों। फुट में 26 अस्थियां पाए जाते दोस्तों। फिबुला में दोस्तों 1 और फीमर में दोस्तों 1 अस्थि। टिबिया देखिए दोस्तों, टिबिया में 1 अस्थि और एड़ी में दोस्तों ट्रांसलेस में दोस्तों 7 अस्थियां पाई जाती है। तलवा में दोस्तों मेटारसेल्स में दोस्तों 5 अस्थियां पाई जाती है। पनानू उंगली दोस्तों। पैर के बाद दोस्तों अस्थियां में तलवा में 5 अस्थियां और दोस्तों पदा उंगली में 14 अस्थियां पाया जाता है। चलिए हम लोग पटेला में देखते हैं दोस्तों। एक त्रिकोणीय हड्डी जो घुटने नी को घेरे रहता है, यह नी कैप भी कहलाता है। क्या कहलाता है? नी कैप दोस्तों। चलिए कंकाल तंत्र के रोग देखते हैं। गठिया, गांव जिसे बोलते हैं दोस्तों। गठिया शरीर की अस्थियों की जोड़ों से संबंधित एक रोग है। इस रोग में जोड़ों के ऊपर की त्वचा पर सूजन, लालिमा और दर्द होता है दोस्तों। पैर के अंगूठे से संबंधित मामले में गठिया को पेडोग्रा कहा जाता है। लगभग 50% मामले में पैर के अंगूठे की मेटाकार्पल्स और फेलेंजियल संधि प्रभावित होता है दोस्तों। गठिया रोग होने के कारण शरीर के रक्त ब्लड में यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है। यह यूरिक अम्ल
होता है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, के रूप में जोड़ों, टेंडन और जोड़ों के आसपास ऊतकों में भी जमा हो जाता है। गांठिया को राजाओं की बीमारी, गठिया को क्या कहते हैं दोस्तों, राजाओं की बीमारी अथवा धनी लोगों की बीमारी भी कहा जाता है। गठिया जिससे होता है वो कौन से लोगों को होता है, राजाओं की बीमारी और धनी लोगों की बीमारी से बोलते हैं गठिया दोस्तों। ऑर्थोराइट्स देखिए दोस्तों, यह संधि सूज, यह जोड़ों से संबंधित एक रोग है जिसमें हड्डियों के जोड़ों के स्थान पर सूजन आ जाता है, त्वचा लाल हो जाता है तथा अक्सर जोड़े में दर्द होता है। चलिए साथियों, ओस्टियोपोरोसिस को हम लोग देखते हैं। यह एक बढ़ती उम्र से संबंधित बीमारी है जिसमें हड्डियों कमजोर हो जाती है तथा उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। ओस्टियोपोरोसिस में साथियों देखिए, ओस्टियोपोरोसिस में अस्थि खनिज घनत्व, बोन मिनरल डेंसिटी BMD का कम हो जाना, हड्डियों को प्रोटीन की मात्रा एवं प्रकार असमान हो जाते हैं। यह रोग हार्मोन एस्ट्रोजन की कमी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आदि के कारण होता है साथियों। इस रोग को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम ओस्टियोपोरोसिस देखिए दोस्तों, प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस, यह निम्न 2 प्रकार का होता है। पहला टाइप 1 देखिए, महिलाओं में रजोनोवृत्ति मोनोपेशियो के बाद इसके होने की संभावना रहती है। और टाइप 2 देखिए दोस्तों, यह बीमारी स्त्री और पुरुष दोनों में 75 वर्ष की आयु के बाद होती है। टाइप 2 देखिए दोस्तों, यह बीमारी स्त्री और पुरुष दोनों में 75 वर्ष की आयु के बाद होती है, परंतु महिलाओं में होने की संभावना ज़्यादा होती है दोस्तों। चलिए, द्वितीयक ओस्टियोपोरोसिस, सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस, स्त्री और पुरुष दोनों को किसी भी आयु में हो सकता है, जैसे ऑर्थोराइटिस या अन्य कारणों से अस्थियों के जोड़ सही रूप से कार्य नहीं कर पाते। इन जोड़ों को क्या करते हैं दोस्तों, ऑर्थोप्लास्टी करके पुनः ठीक किया जा सकता है। ग्रंथियां देखिए दोस्तों, ग्लैंड, ये मानव शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो स्रावी कोशिकाओं से बने होते हैं। कैसे? स्रावी कोशिकाओं से बने होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का स्राव करते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान इंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस एडिसन हैं। अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग एडिसन रोग है साथियों, जो एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। 3 प्रकार की ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती है। कैसी होती है? नलिका युक्त साथियों। इनके द्वारा स्रावित तरल नलिकाओं द्वारा संबंधित अंग में पहुंच जाता है, जैसे लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसा होता है? देखिए इसको देखो साथियों, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये नलिका विहीन होती है। कैसा होता है? नलिका विहीन होता है। इनके द्वारा स्रावित तरल हार्मोन्स कहलाता है, जो रक्त द्वारा वितरित होता है। थायराइड और पीयूष ग्रंथि आदि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मिश्रित ग्रंथियां देखिए, मिक्स्ड ग्लैंड, ये वाही युक्त ग्रंथियां हैं। इनका एक भाग अंतःस्रावी तथा दूसरा भाग बहिस्रावी कहलाता है दोस्तों। मिश्रित ग्रंथियां में क्या होता है? इसमें एक भाग क्या होता है? अंतःस्रावी, दूसरा भाग क्या होता है साथियों? बहिस्रावी होता है। जैसे अग्न्याशय हार्मोन शब्द का विधिवत उपयोग स्टार्लिंग 1905 ने किया था। हेक्सले ने इन्हें रासायनिक संदेश वाहक भी कहा था। क्या कहा था? रासायनिक संदेश वाहक कहा था। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है दोस्तों। क्या है? सिक्रेटिन। एंजाइम्स तथा हार्मोन्स सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले वैसे रसायन हैं जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, जबकि एंजाइम जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है साथियों। जैसे हार्मोन देखिए और एंजाइम देखिए, इनका आणविक भार कम होता है, इनका आणविक भार बहुत अधिक होता है। एंजाइम में आणविक भार बहुत अधिक होता है और हार्मोन से बहुत कम दोस्तों। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा
उत्पादित होते हैं और रक्त के माध्यम से अपने कार्यकारी अंग तक पहुंचते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या होगा, एंजाइम में इनका उत्पादन स्रावन बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है तथा ये नलिकाओं द्वारा कार्यकारी अंग तक पहुंचते हैं या उसी स्थान पर कार्य करते हैं साथियों। रासायनिक रूप से ये प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और पेप्टाइन्स अमीनो अम्ल और स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं साथियों। रासायनिक रूप से एंजाइम कोलाइडी प्रोटीन्स ही होते हैं राइबोजाइम को छोड़कर, क्योंकि यह आरएनए का बना होता है। ये एक बार रासायनिक क्रियाओं से भाग लेकर विघटित हो जाते हैं तथा इनका पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये रासायनिक क्रियाओं के पश्चात पूर्वतः बचे रहते हैं अतः इनका पुनः प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते हैं। ये रासायनिक क्रियाओं में सीधे भाग तो नहीं लेते बल्कि उन्हें उत्प्रेरित करते हैं। इनका स्रवण केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। एंजाइम का संश्लेषण शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में होता है दोस्तों। मनुष्य में पाए जाने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। पहला देखिए पीयूष ग्रंथि है, दूसरा थायराइड ग्रंथि है साथियों, तीसरा पैराथायराइड ग्रंथि है, चौथा अधिवक्र ग्रंथि है, पांचवा पीनियल ग्रंथि है दोस्तों, और छठा थाइमस ग्रंथि है, सातवां अग्न्याशय ग्रंथि है और आठवां दोस्तों जनन अंग है। चलिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग दोस्तों देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्या दोस्तों? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? पीयूष ग्रंथि दोस्तों। अब पीयूष ग्रंथि कपाल की एफिनोइड हड्डी की सेला टर्सिका नामक अस्थिगुहा में स्थित होती है, जो हाइपोथैलेमस से एक वृत्त स्टल्क द्वारा जुड़ी रहती है। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रवण को, व्यक्ति की वृद्धि और स्वास्थ्य, लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित करती है, अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रमुख हार्मोन वृद्धि हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। शरीर की सामान्य संतुलन वृद्धि करना इस हार्मोन का कार्य है। शरीर की सामान्य संतुलन वृद्धि करना इस हार्मोन का कार्य होता है। थायरोक्सिन देखिए दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन की उपस्थिति में वृद्धि हार्मोन अधिक प्रभावी होता है। अल्प स्रावन हाइपोसेक्ट्रीन दोस्तों, बच्चों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रावन से बौनापन हो जाता है। वयस्कों में वृद्धि होने के अल्प स्रावन से साइमन रोग हो जाता है। वयस्कों में साथियों वृद्धि होने पर अल्प स्रावन से साइमन रोग हो जाता है, जिसमें रोगी पतला व उम्र से अधिक वयस्क दिखने लगता है। अतिस्रावन दोस्तों, बाल्यावस्था तक किशोरावस्था में वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावन से अतिकायिकता जेनेटिज्म हो जाता है। इसमें सभी अंगों का विकास समान से अधिक होता है तथा शरीर भीमकाय हो जाता है। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावन से एक्रोमेगेली हो जाता है। एक्रोमेगली रोग में व्यक्ति की टांगें तथा हाथ लंबे हो जाते हैं और चेहरा गोरिल्ला की तरह दिखाई देता है साथियों। चेहरा कैसा होता है? गोरिल्ला की तरह दिखाई देता है। एक्रोमोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन देखिए, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन क्या देखिए दोस्तों, यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन के स्रवण को प्रेरित करता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है। थायराइड ग्रंथि जो है क्या होता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है दोस्तों, लाइकोप्रोटीन भी होता है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH दोस्तों, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। क्या है दोस्तों? यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। इसका स्रवण तब होता है जब रक्त में ग्लूकोज की कमी या सदमावस्था में मैक्रोफेज कोशिकाओं जैसे WBC द्वारा इंटरल्यूकिन 1 स्रावित होता है दोस्तों। पुटिका प्रेरक हार्मोन फोसिल स्टिमुलेशन हार्मोन देखिए दोस्तों, महिलाओं में यह अंडाशय कैसे होता है साथियों? अंडाशय पुटिकाओं के विकास व अंडाशय से निकलने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण करता है। पुरुषों में यह हार्मोन विरसनों के शुक्राणु निर्माण
को प्रेरित करता है दोस्तों। लुटिनाइजिंग हार्मोन दोस्तों LH, महिलाओं में यह ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। महिलाओं में यह एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए कॉर्पस लुटियस के निर्माण के लिए तथा गर्भाशय को निषेचित अंडा को ग्रहण करने के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित करता है साथियों। पुरुषों में यह वृषणों के विकास टेस्टोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करता है साथियों। चलिए साथियों हम लोग देखते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन PRL हार्मोन दोस्तों, इसे लुटियोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लुटियोट्रोपिक हार्मोन LTH या मेमोट्रोपिक हार्मोन दोस्तों देखिए मेमोट्रोपिक हार्मोन MTH भी कहते हैं। यह स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करता है दोस्तों। मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन क्या होगा दोस्तों? MSH। मनुष्यों में यह हार्मोन त्वचा का रंग, तिल व चकत्ते आदि बनाने को प्रेरित करता है। जंतुओं में यह त्वचा के वर्णों को मेलिन को फैलाकर त्वचा के रंग को नियमित करता है साथियों। वेसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन दोस्तों। क्या एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ADH। यह हार्मोन मूत्र के स्रवण का कार्य करता है। क्या करता है साथियों? मूत्र के स्रवण का कार्य करता है ADH हार्मोन दोस्तों। वेसोप्रेसिन के अल्प स्रवण से मूत्र की मात्रा तथा तनुता बढ़ जाती है और यह स्थिति मूत्राधिक अथवा डायबिटीज इंसिपिड्स कहलाती है। इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। इसके उपचार के लिए कृत्रिम ADH का उपयोग करते हैं जिसे पेट्रेसिन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या हुआ साथियों? यह हमारे ऑक्सीटोसिन है दोस्तों, ये देखिए हम लोग, यह हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है तथा उनके संकुचन को प्रेरित करता है। क्या होता है दोस्तों? यह हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है तथा उनके संकुचन को प्रेरित करता है दोस्तों। मादाओं में यह प्रसव लेबोरियर पेन के समय गर्भाशय पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, अतः इसे जन्म हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों। शिशु के जन्म के बाद यह स्त्रियों की दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है, अतः इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए साथियों, गाय भैंस के थनों के दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों। माँ और शिशु के बीच देखभाल तथा वात्सल्य या मानवीय संबंधों की गढ़ने में ऑक्सीटोसिन की प्रमुख भूमिका है। इसे आलिंगन या प्रेम हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंगन या प्रेम हार्मोन साथियों। हाइपोथैलेमस देखिए, हाइपोथैलेमस शरीर ताप, भूख, प्यास, तंत्रिका तंत्र और लैंगिक आचरण, शरीर सुरक्षा आदि का नियंत्रण करता है दोस्तों। कौन करता है? हाइपोथैलेमस दोस्तों। इसके द्वारा 9 ऐसे हार्मोन्स तत्व स्रावित किए जाते हैं जो पीयूष ग्रंथि के 7 हार्मोन्स के स्रावन को नियंत्रित करके शरीर की वृद्धि, विकास और समस्थैतिकता तथा उपापचय आदि सभी का नियमन और समन्वय करते हैं। यह पीयूष ग्रंथि को स्वतंत्र कार्य कर सकती है। अपटू ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि देखिए साथियों। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होता है जो 2 पसलियों लोब्स से बनी होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मुख्य कोशिकाओं 2 हार्मोन टेट्रा आयोडोथायोनिन या थायरोक्सिन T4 थायरोक्सिन T4 तथा ट्रायोआयोडोथायोनिन T3 स्रावन करता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, थायरोक्सिन आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल होता है। क्या था दोस्तों? थायरोक्सिन आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल होता है जिसका मुख्य कार्य बुद्धि को नियंत्रित तथा शरीर का विकास करना। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने
के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन थायरोट्रोपिन TSH है साथियों। अल्पस्राव देखिए दोस्तों, हाइपोसेक्रेटोन से रोग देखिए दोस्तों, क्रिटिनिज्म देखिए दोस्तों, बच्चों में थायरोक्सिन के अल्पस्राव में यह रोग उत्पन्न होता है। इसके कारण मंद बुद्धि तथा बौनापन हो जाता है साथियों। मिक्सोडीमा, वयस्कों में थायरोक्सिन के अल्पस्राव से यह रोग उत्पन्न होता है। इसमें रोगी में धीमी हृदय धड़कन, निम्न शरीर ताप, पेशीय थकान आदि रहती है। घेंघा रोग देखिए दोस्तों, ग्वाइटर, यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से हो जाता है। इसमें गर्दन उपस्थित थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, गर्दन में उपस्थित थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। खाने वाले नमक में उचित मात्रा में आयोडीन लेने पर घेंघा रोग का निदान हो जाता है साथियों। थायरोक्सिन के अतिस्राव से ग्रेव्स या एक्स ऑप्थेल्मिक घेंघा रोग हो जाता है, जिसमें आंखें बाहर की ओर उभर जाती है तथा उपापचय दर बढ़ जाता है साथियों। पेरापुटिकीय कोशिका सी सेल्स दोस्तों एक आयोडीन रहित हार्मोन कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन TCT का स्रावन करता है दोस्तों। कैल्सिटोनिन हार्मोन रुधिर में कैल्शियम तथा फॉस्फेट की मात्रा का नियमन करता है। हाशीमोटो रोग अनुवांशिक कारणों लिंग हार्मोन्स, आयोडीन के अत्यधिक सेवन तथा संक्रमण आदि के कारण थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें शरीर के पदार्थ न मानकर विष पदार्थ या बाहरी एंटीजन मानने लगता है। परिणाम स्वरूप शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज बनने लगते हैं जो इन हार्मोन्स के साथ साथ थायराइड ग्रंथि को भी नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार हाशीमोटो रोग को थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है दोस्तों। थायराइड संबंधित अनियमितताएं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है दोस्तों। अप टू अधर्व एडम्स एप्पल्स, जिसे तत्कालीन रूप से स्वर यंत्र लैरिगल प्रोमाइनिस के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरुष एवं स्त्री दोनों में पाया जाता है, परंतु पुरुषों में यह काफी स्पष्ट होता है। यह थायराइड उपस्थिति जो गर्दन को घेरे रहता है के ऊपर एक उभार है दोस्तों। प्राप्टू पैराथायराइड ग्रंथि देखिए दोस्तों साथियों, यह पैराथायराइड हार्मोन PTH या कोलिफ हार्मोन का स्राव करती है। इसका मुख्य कार्य कैल्शियम की मात्रा का नियमन करना होता है दोस्तों। अल्पस्रावन हाइपोसेक्रेटिन दोस्तों, पैराथायराइड हार्मोन के अल्पस्रावन से कंकाल पेशियां यथा बांह पैर आदि ऐसे ऐंठन, जकड़न एवं कंपन होने लगता है, अर्थात कंकाल पेशियों में फैलाव की क्षमता कम हो जाती है, इसे टिटेनी कहते हैं दोस्तों। चलिए साथियों, हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ देखते हैं और पढ़ते हैं। यह शरीर में रक्त कैल्शियम के निम्न स्तर के कारण होता है। अतिस्रावन देखिए दोस्तों, हाइपर सिक्रेटिन देखिए, पैराथायराइड हार्मोन के अतिस्रावन से हड्डियों में से कैल्शियम का निष्कासन होने लगता है, जिससे हड्डियां पतली और कमजोर हो जाती है और यह रोग ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। अधिवक्र ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड, ये ग्रंथियां दोनों किडनियों के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है, जिसका रंग पीला और आकार पिरामिड की तरह होता है। ये मानव शरीर में हार्मोन से संबंधित अनेक कार्य यथा रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, प्रोटीन तथा वसा को जलाना, तनाव को प्रतिक्रिया देना, रक्तचाप को नियंत्रित करना आदि के लिए उत्तरदायी होता है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं साथियों, एड्रिनल कॉर्टेक्स यह अधिविक्र ग्रंथि का बाहरी भाग होता है जो 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। विभिन्न स्तर से पृथक हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ने पर स्राव करते हैं। कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित प्रमुख हार्मोन्स निम्न है। एल्ड्रोस्टेरोन यह हार्मोन रक्त दबाव को विनियमित करने की शारीरिक शक्ति को प्रभावित करता है। कोर्टिसोल दोस्तों देखिए, यह हार्मोन तनाव के समय साबित होता है तथा विषम परिस्थितियों में लड़ने या पलायन करने से संबंधित निर्णय में मदद करता है। कोर्टिसोल हार्मोन जो है दोस्तों,
तनाव के समय स्रावित होता है और विषम परिस्थितियों में लड़ने या पलायन करने से संबंधित निर्णयों में मदद करता है। एंड्रोजन दोस्तों, एंड्रोजन हार्मोन्स स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो पुरुषों विशेषताओं तथा प्रजनन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एड्रोस्टेरोडिन, डीटीएच आदि एड्रेनल एस्ट्रोजन हार्मोन्स है दोस्तों प्रमुख। एड्रेनल मेडुला दोस्तों, यह अधिवृक्क ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है। अधिवक्र ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है जो मुख्यतः शरीर के तनाव में अनुक्रिया प्रबंधन से संबंधित होता है। मेडुला से स्रावित प्रमुख हार्मोन्स निम्न है: एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। साथियों, ये स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहा जाता है। इनका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है। ये मेडुला में उत्पन्न तथा संचित रहते हैं। किसी आघात या खतरे से उत्पन्न अत्यधिक तनाव के समय मस्तिष्क एड्रेनल ग्रंथि को हार्मोन स्राव के लिए सिग्नल भेजता है। इसलिए इसे एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन्स भी कहते हैं। साथियों, अन्य क्रियाओं के साथ साथ ये हार्मोन्स पाचन को धीमा कर देते हैं, जागरूकता को बढ़ा देते हैं तथा रक्त प्रवाह को मस्तिष्क व मांसपेशियों की ओर मोड़ देते हैं। यह रक्तचाप तथा हृदय गति दर को भी बढ़ा देती है। एड्रेनलिन साथियों, ये श्रवण का नियमन पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं अपितु स्वशायद तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। इसे लड़ो या उठो हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों, रक्तचाप कम होने पर रोगी को एड्रेनलिन दिए जाने पर आराम मिलता है। चलिए साथियों, विरिलिज्म क्या? महिलाओं में पुरुषोचित लक्षणों, भारी आवाज, दाढ़ी मूछ बढ़ना का प्रकट होना विरिलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? विरिलिज्म। दोस्तों देखिए, यह महिलाओं में एंड्रोजन्स के अतिस्राव का दुष्परिणाम होता है। देखिए, गायनेकोमास्टिया क्या है दोस्तों? पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण, तीखी आवाज, दुग्ध ग्रंथियों का विकास गायनेकोमास्टिया के कारण होते हैं। पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण, तीखी आवाज, दुग्ध ग्रंथियों का विकास आदि का प्रकट होना गायनेकोमास्टिया कहलाता है। क्या कहलाता है? गायनेकोमास्टिया कहलाता है। यह पुरुषों में एस्ट्रोजेंस के अतिस्राव का दुष्परिणाम होता है। दोस्तों, पीनियल ग्रंथि देखिए, पीनियल ग्लैंड, इस ग्रंथि को पहले आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष कहते थे। दोस्तों, पीनियल ग्रंथि को क्या कहते थे? इस ग्रंथि को पहले आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष भी माना जाता था। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय यानी ऊपरी भाग में स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि निम्नलिखित 3 हार्मोन्स का स्राव करती है। कितना हार्मोन्स का दोस्तों? 3 हार्मोन का। चलिए देखिए कौन कौन है। मेलाटोनिन का मुख्य कार्य त्वचा वर्णक स्किन पिगमेंट को मेलानिन के संश्लेषण को विनियमित करना, सोने और जागने के चक्र तथा शरीर को जैविक लय बायोलॉजिकल रिथम को बनाए रखना होता है। साथियों, दूसरा पॉइंट देखिए, यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स मेलानोकाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH के विपरीत कार्य करता है। दोस्तों, तीसरा देखिए, यह मेलानिन एक वर्णक है, पिगमेंट होता है जो त्वचा, आंख और बाल तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आदि में पाया जाता है। साथियों, एवं इसके रंग को निर्धारित करता है। जबकि मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो मुख्यतः रेटिना एवं पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। यह शरीर की जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करता है। सेरोटोनिन देखिए दोस्तों, यह एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स है जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान तथा रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर वैसोकोन्स्ट्रिक्शन रक्त दाब बढ़ाने का कार्य करता है। यह मानव मनोदशा को प्राकृतिक रूप से विनियमित करता है। साथियों, एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन यह अधिवक्र वलकुट है। दोस्तों, क्या? अधिवक्र वलकुट एड्रिनल कॉर्टेक्स से
एल्डोस्टेरिन हार्मोन के स्रवण को प्रेरित करता है। पीनियल ग्रंथि शरीर में जैविक घड़ी का नियमन करके सोने और जागने के चक्र। पीनियल ग्रंथि जो है साथियों वो क्या है, शरीर में जैविक घड़ी का नियमन करके सोने जागने के चक्र, शरीर के तापक्रम तथा मासिक चक्र का निर्धारण भी करता है। मनुष्य में लगभग 10 वर्ष की आयु के पश्चात पीनियल ग्रंथि कैल्शियम लवणों के कण जमा होने के कारण नष्ट हो जाती है। इन कणों को मस्तिष्क की रेत ब्रेन सेड कहते हैं। चलिए साथियों, थाइमस ग्रंथि हम लोग देखते हैं। थाइमस ग्लैंड यह द्विपालिक बाइलोबेड लसिका अंग है जो हृदय तथा महाधमनी के ऊपर स्थिर होता है। जन्म के समय यह लगभग 10 से 12 ग्राम की, यौवनावस्था में 20 से 30 ग्राम की, वृद्धावस्था में मात्र 3 से 6 ग्राम की रह जाती है। स्पष्ट है कि युवाओं में सक्रिय रहती है किंतु लैंगिक परिपक्वता के बाद धीरे धीरे अपघटित होती जाती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर देखते हैं दोस्तों। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है जो शरीर में टी लिम्फोसाइट या टी सेल निर्माण को बढ़ाकर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है। थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है। थाइमस ग्रंथि जो है दोस्तों टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, अतः इसे टी लिम्फोसाइट प्रशिक्षण विद्यालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे टी लिम्फोसाइट प्रशिक्षण विद्यालय भी कहा जाता है। थाइमस ग्रंथि एक अन्य हार्मोन थायमिन या थाइमोपोएटिन का स्रवण भी करती है। वृद्धों में थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। वृद्धों में थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है और परिणाम स्वरूप उनकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी कमजोर पड़ जाती है दोस्तों। अन्य ग्रंथियां देखिए, अग्न्याशय पैनक्रियाज, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों, पैनक्रियाज है। ये यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा एक मिश्रित संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों रूपों में कार्य करती है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है साथियों। देखिए, ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग लगभग 1 से 2% मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिकाओं के झुंडों का बना होता है जिन्हें लेंगरहैंस द्वीप इंसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस कहते हैं। लेंगरहैंस द्वीप की कोशिकाओं में अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन और बीटा कोशिका इंसुलिन और डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन तथा एक एफ कोशिका एफ सेल्स पैक्रियाटिक पेप्टाइड का स्राव करती है साथियों। अल्फा कोशिकाएं देखिए, अल्फा सेल्स ये ग्लूकागोन नामक हार्मोन को स्रावित करती है। ग्लूकागोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा समान रहने का कार्य करती है। ग्लूकागोन प्रोटीन एवं वसा, ग्लूकागोन जो है ना साथियों, प्रोटीन एवं वसा से ग्लूकोज के संश्लेषण को प्रेरित करता है। ग्लूकागोन यकृत में संचित ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का संश्लेषण करता है। यह प्रक्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। इस प्रक्रिया से रक्त में ग्लूकोज की आवश्यकता मात्रा मिल जाती है। बीटा कोशिका बी सेल्स ये इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होते हैं। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है साथियों, जस्ता धातु। इंसुलिन का मुख्य कार्य रक्त के अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करना। यह ग्लाइकोजेन यकृत में संचित रहती है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह शुगर नामक रोग होता है। मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। मधुमेह के रोगियों को क्या लगाया जाता है साथियों, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। मुख से ओरल इंसुलिन लेने पर इसका प्रोटीन भी भांति पाचन हो जाता है। सुगरों की इंसुलिन संरचना मनुष्यों से अधिक समानता रखती है, जबकि भेड़ आदि चौपायों की इंसुलिन मनुष्य में एलर्जी पैदा कर देती है। इंसुलिन को डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है साथियों। इंसुलिन वह प्रथम प्रोटीन है जिसे रिकोम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा जीवाणु
दोस्तों इस्चेरिचिया क्वाइल फॉर ई कोलाई की सहायता से व्यावसायिक स्तर पर बनाया गया था। चलिए दोस्तों, फेडरिक सेंगर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गाय के इंसुलिन बोवियन इंसुलिन की संपूर्ण रासायनिक संरचना की जानकारी दी थी। इंसुलिन में अमीनो अम्ल के क्रम की खोज करने के लिए सेंगर को 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि जीन के रासायनिक संरचना संबंधी कार्य के लिए इन्हें 1980 में पुनः नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथियों, सेंगर प्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार के 2 बार प्रदान किया गया था। सेंगर कौन थे? प्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार 2 बार प्रदान किया गया। साथियों, जननांग अंग। जनन अंग उन अंगों नर में विरसन तथा स्त्री में अंडाशय को कहते हैं जो प्रजनन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। साथियों, जनन अंगों का मुख्य कार्य युग्मक निर्माण गैमेट फॉर्मेशन होता है, किंतु ये लिंग हार्मोन का उत्पादन भी करते हैं। साथियों, लिंग हार्मोन सहायक लैंगिक अंगों की वृद्धि, विकास, द्वितीय लैंगिक लक्षण, लैंगिक व्यवहार आदि को निर्धारित करते हैं। नर व मादा में अलग अलग लिंग हार्मोन्स होते हैं। साथियों, नर हार्मोन देखिए दोस्तों, मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स। नर में उदर गुहा के बाहर विरसन कोश में एक जोड़े विरसन स्थित होता है। नरों में विरसन प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं तथा यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं। साथियों, नर हार्मोन्स एंड्रोजन्स इन्हीं अंतराली कोशिकाओं सेल ऑफ लैंडरिंग सेल द्वारा स्रावित होता है, जिनमें 2 प्रमुख नर हार्मोन टेस्टोरो होते हैं। टेस्टोस्टेरोन को पुरुष विकास हार्मोन कहा जाता है। मादा हार्मोन फीमेल हार्मोन्स। मादा हार्मोन 2 हार्मोन शामिल है। साथियों, स्ट्रोजेंस या पुटिका हार्मोन्स। क्या है साथियों? स्ट्रोजेंस या पुटिका हार्मोन कोटेक्स में कई छोटी छोटी अन्य पुटिकाएं पाई जाती है, जिससे स्ट्रोजेंस का रक्त में स्रवण करती है। गर्भनाल दोस्तों, प्लेसेंटा भी एक अस्थायी अंतःस्रावी संरचना होती है। क्या होती है? गर्भनाल भी एक अस्थायी अंतःस्रावी रचना होती है जो मानव कोरियोनिक गोनोट्रोपिन, HCG, लैक्टेजोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन आदि स्रावित करती है। साथियों, यह नारी विकास हार्मोन क्या है? नारी विकास हार्मोन फेमिनाइजिंग हार्मोन्स कहलाता है, क्योंकि यह मादा के लैंगिक लक्षणों तथा सहायक जननांगों के विकास को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन के प्रभाव से लड़कियों में स्तनों, ब्रेस्ट, अन्नवाहिनियों, ओविडक्ट, गर्भाशय, अल्ट्रस तथा योनि का विकास होता है। एस्ट्रोजेंस हार्मोन में एस्ट्रोडियोल हार्मोन प्रमुख है। स्त्रियों में रजोनोवृत्ति। स्त्रियों में क्या था दोस्तों? रजोनोवृत्ति के पश्चात हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या लुटियंस हार्मोन अंडाशय ओवरी में पाया जाने वाला कोशिकाओं का समूह पीत पिंड या ग्रंथि क्रॉप्स लेटरम कहलाती है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे पीत ग्रंथि का विकास होता है। साथियों, इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रमुख है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कॉर्पस लुटियस से ही होता है। यह हार्मोन गर्भाधारण के लिए आवश्यक अनेक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। साथियों, मादाओं में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में पाया जाता है और साथियों मादा में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। गर्भधारण के सभी परीक्षणों का आधार स्त्री के मूत्र में HCG का उपस्थित होना। दोस्तों, निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया डिम्ब वाहिनी नली में ओविडक्ट में होती है। साथियों, चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। दोस्तों साथियों, जिसको बिहार दरोगा और BPSC की तैयारी करना है दोस्तों, इस साइंस का एपिसोड में दोस्तों जरूर से जरूर भाग लीजिए। दोस्तों,
इस सीरीज में दोस्तों आपका बीपीएससी, बिहार दरोगा साथियों, और फिर दोस्तों एसएससी, फिर रेलवे, सभी में ये साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज साबित होने वाला है दोस्तों। आप लोग इस सीरीज में जरूर से जरूर भाग लीजिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।